नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। आखिर हमें पक्के तौर पर कैसे पता चला कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, गुप्त साम्राज्य के लिए वो दौर काफी मुश्किलों भरा था। कई चुनौतियां थीं और इनमें हूणों का जो हमला था वो शायद सबसे बड़ा संकट था। स्कंदगुप्त का शासनकाल ठीक इसी उथल-पुथल के बीच आता है। तो इस सब को समझने के लिए हम कुछ पुराने शिलालेखों को देखेंगे और खास तौर पर भित्री स्तंभ लेख पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, भित्री स्तंभ लेख इस मामले में सबसे अहम है। तो ये भित्री स्तंभ लेख ये कहाँ है और इसकी क्या कहानी है थोड़ी? हाँ, ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में भित्री नाम की एक जगह है, वहां मिला है। अच्छा, यूपी में। हाँ, और ये स्कंदगुप्त के समय का है। मतलब मान लीजिए करीब 455 से 467 ईस्वी के आसपास का। ठीक है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और लिपि ब्रह्मी है। और इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे ये स्कंदगुप्त की हूणों पर जीत साबित होती है? मतलब क्या शब्द हैं? इसमें स्कंदगुप्त के युद्धों का जिक्र है, अच्छा खास तौर पर पुष्य मित्रों, जो शायद कोई स्थानीय ताकत रहे होंगे उस समय के, अच्छा। और हूणों के खिलाफ उसके संघर्ष का। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि स्कंदगुप्त ने बहुत मुश्किल हालात में साम्राज्य को फिर से स्थापित किया, अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को संभाला और शत्रुओं को हराकर उनके गर्व को चूर करके विजय प्राप्त की। वाह। एक जगह तो ये भी लिखा है कि उसके पराक्रम से धरती कांप उठी। धरती कांप उठी, तो ये तो मतलब सीधा सीधा सबूत हुआ। हाँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। और देखिए, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भित्री अभिलेख ही वो पहला, आप कह सकते हैं, निश्चित स्रोत है जो हमें भारत में हूणों की पहली बार हुई निर्णायक हार के बारे में बताता है। पहला स्रोत, ये तो वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्कंदगुप्त की बहादुरी नहीं दिखाता, बल्कि ये भी इशारा करता है कि इतने बड़े संकट के समय उसने कैसे प्रशासनिक रूप से भी स्थिति संभाली होगी, साम्राज्य को बिखरने से बचाया होगा। सही कहा। लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो गुप्त साम्राज्य तो बाद में कमजोर हुआ। हूणों के हमले इसका एक कारण माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल माने जाते हैं। हूण आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक थे। तो स्कंदगुप्त की ये जीत, भले ही हम कहें कि इसका असर शायद लंबे समय तक नहीं रहा हो या हूण वापस आ गए हों, लेकिन उस वक्त के लिए ये बहुत बहुत जरूरी थी। ये उसकी एक तरह से रक्षात्मक नीति को भी दिखाती है। ये समुद्रगुप्त की तरफ विस्तार करने वाली नीति नहीं थी, जैसा हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख से पता चलता है। ये बचाने वाली लड़ाई थी। अच्छा, आपने इलाहाबाद स्तंभ लेख का जिक्र किया, तो फिर हम इस सवाल के जवाब के लिए उसे क्यों नहीं देखते या दूसरे मशहूर शिलालेखों को? अच्छा सवाल है। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख महत्वपूर्ण तो है, पर वो समुद्रगुप्त के बारे में है। हाँ, वो तो समुद्रगुप्त का है। हाँ, वो स्कंदगुप्त से काफी पहले थे। उसका हूणों के इस खास हमले से जिसका सामना स्कंदगुप्त ने किया, उससे सीधा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और एक मंदसौर अभिलेख का भी जिक्र आता है अक्सर। मंदसौर अभिलेख, हाँ, वो भी अहम है, लेकिन वो गुप्त काल के बाद का है। मतलब जब गुप्त शक्ति कमजोर हो गई थी, तब एक शासक हुए यशोधर्मन, ये उनसे जुड़ा है। अच्छा, यशोधर्मन। हाँ, और उसमें रेशम का काम करने वाले जो बुनकर थे, उनकी श्रेणियां गिल्ड का जिक्र है। उसका स्कंदगुप्त और हूणों की इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। और एक उदयगिरी अभिलेख, वो भी गुप्त काल का है शायद। हाँ, उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, विक्रमादित्य। अच्छा। वो स्कंदगुप्त से पहले थे और उनके समय तक हूणों का वो भयानक वाला खतरा अभी भारत पर उस तरह से नहीं आया था। उदयगिरी के लेख ज्यादातर धार्मिक दान वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जो समय है, टाइमलाइन, वो बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, कालक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों स्कंदगुप्त से पहले थे, जब हूणों का दबाव या तो था नहीं या उतना गंभीर नहीं था। यशोधर्मन बहुत बाद में आए, जब गुप्त साम्राज्य ढलान पर था। सिर्फ भित्री स्तंभ लेख ही ऐसा है जो ठीक स्कंदगुप्त के शासनकाल यानी 455 से 467 ईस्वी और हूणों के उस जबरदस्त हमले के समय से एकदम मेल खाता है। और यह भी याद रखना चाहिए कि स्कंदगुप्त को सिर्फ बाहरी दुश्मनों जैसे हूणों से ही नहीं लड़ना पड़ रहा था। अच्छा, और क्या मुश्किलें थी? शायद कुछ अंदरूनी मुश्किलें भी थीं। आर्थिक संकट के भी संकेत मिलते हैं, जैसे उसके सिक्कों में सोने की शुद्धता कम होना वगैरह। तो वो कई मोर्चों पर लड़ रहा था। समझ गई। तो कुल मिलाकर सारी कड़ियां जोड़कर देखें तो भित्री स्तंभ लेख ही वो निर्णायक सबूत है,
वो चाबी है जिससे हमें स्कंदगुप्त की हूणों पर इस खास जीत का पता चलता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे एक पत्थर पर लिखी कुछ पंक्तियां इतिहास का एक पूरा अध्याय हमारे सामने खोल सकती हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि इतिहासकार किसी बात की पुष्टि कैसे करते हैं। जैसे यहाँ एक खास शिलालेख के शब्दों से ये बात साबित हुई। चलिए इस बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। हाँ, जरूर। भितरी अभिलेख एक जीत का जश्न तो मनाता है, जाहिर है, लेकिन ये उस दौर की तरफ भी इशारा करता है जब गुप्त साम्राज्य लगातार बचाव की मुद्रा में था, संघर्ष कर रहा था। तो सोचने वाली बात यह है कि लंबे समय तक चलने वाले रक्षात्मक युद्ध मतलब डिफेंसिव वॉर्स, भले ही उनमें शुरुआत में जीत मिले, वो आखिर में किसी बड़ी शक्ति के पतन में कैसे योगदान दे सकते हैं। ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है, खासकर जब हम जानते हैं कि हूणों का लगातार दबाव और शायद उससे पैदा हुआ आर्थिक बोझ, ये सब गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में गिने जाते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।